हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे किरण प्रकाशिकी का पार्ट नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। ओके, और इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था अपवर्तनांक और अपवर्तनांक के प्रकार, है ना। अब उसी में हम आगे पढ़ेंगे जो प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। और ठीक है, प्रकाश का अगर अपवर्तन एक से ज़्यादा माध्यमों से होता है लगातार, तो अपवर्तनांक में क्या परिवर्तन आएगा, अपवर्तनांक कैसे हम गणना करेंगे। ओके, मतलब आज के जो हमारा टॉपिक है वो भी अपवर्तनांक के गणना से संबंधित है ना। तो पहला है हमारा प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, है ना। तो प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को समझना यहाँ पर कि जैसे ठीक है, हमने कहा आपको कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन होता है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि प्रकाश वायु से चलकर कहाँ पर गया है, कांच में, है ना। तो हमने बोला कि वायु से चलकर कांच में प्रकाश किरण ठीक है इस मार्ग का अनुसरण करते हुए, इस मार्ग को फॉलो करते हुए वो अपवर्तित हुई है ना। जैसे हमने बिंदु ए पर प्रकाश का स्रोत रखा है यहाँ पे, है ना। हमने यहाँ कोई बल्ब रख दिया, प्रकाश स्रोत रख दिया, ठीक है। अब प्रकाश किरण स्रोत ऐसे निकली और बिंदु बी पर पहुंची, ठीक है, या चलो इसको हम बी सी नाम देते हैं ना, बिंदु सी पर पहुंची, ठीक है। ओके, अब हम अगर ये कहें या हम ऐसा सोचें कि अगर हम इस स्रोत S को, प्रकाश के सोर्स को A पर ना रखते हुए यहाँ रख दें, है ना, तो फिर प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी। तो फिर कांच से वायु में जाने पे उसका मार्ग कैसा होगा, है ना, वो किस मार्ग को विचलित अनुसरण करते हुए जाएगी। या दूसरी बात, जैसे पहला वायु से आई है कांच में, तो हमने कहा वायु में हमने उसको कितने अंश के कोण पर आपतित करवाया था, 30 अंश के कोण पर, है ना। समझने के लिए हम एक कोई भी मान ले रहे हैं तो ठीक है। और इधर वो अपवर्तित हुई है कांच में, तो अपवर्तन कोण कम रहेगा। मान लिया हमने कि कितने कोण पर अपवर्तित हुई है, 20। ये सिर्फ माना है ना, हमने ऐसा नहीं बोल रहे कि 30 पे 20 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर अपवर्तित हुई 20 अंश के कोण पर। अब अगर हम प्रकाश किरण को कांच से क्या करें, मतलब जैसे वायु से कहां पर गई है, कांच में। ओके, तो वायु से कांच में जाने पर आई हमारा 30 था, है ना, R 20 था। ओके, और वो इस मार्ग का अनुसरण करते आएगी। अब हम कह रहे हैं कि कांच से वायु में भेजते हैं हम उसको, ठीक है, यहीं पर ऐसे। तो फिर आई अगर हमने इधर से आपतन कोण हमने 20 ले ली, है ना। अब इधर से भेज रहे तो आपतन कोण कितना हो गया, इधर से 20। तो फिर R कितना होगा, वो उधर कितने कोण पर जाएगी। ओके, तो फिर यही चीज जो हम समझने वाले हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में। ओके, तो वास्तव में यहाँ क्या होगा कि प्रकाश किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है ना, इस मार्ग का अनुसरण करते हुए, इस मार्ग को फॉलो करते हुए, अब हमने स्रोत को यहाँ रख दिया ऐसे, बिंदु कहाँ पर, C पर। तो प्रकाश किरण बिल्कुल उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, ठीक है, मतलब वो इसी मार्ग पर वापस दिशा में चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ऐसे गई और फिर यहाँ इधर कम या ज्यादा हो गई। वो जिस मार्ग से पहले आई थी उसी मार्ग पर वो लौटते हुए कहाँ पर पहुंच जाएगी, बिंदु A पर, है ना। जैसे A से भेजी गई कहाँ पहुंच रही है, C पर, तो C से भेजा गया तो कहाँ पहुंचेगी, वापस A पर। ठीक है, क्या समझ में आया कि प्रकाश किरण को, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात अगर उसका मार्ग उलट दे तो वो ठीक उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है ना। यही क्रिया जो अपवर्तन में भी होती है और परावर्तन में भी। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि यहाँ पर एक दर्पण है, एक प्रकाश किरण दर्पण पर यहाँ आपतित हुई, तो उसका परावर्तन ऐसा हुआ होगा, है ना, इस तरह से। ओके, अब प्रकाश किरण हमने उसको एक दूसरे दर्पण पर आपतित करवा दिया, ठीक है, प्रकाश किरण एक दूसरे दर्पण पर आपतित होगी, फिर से उसका यहाँ परावर्तन हुआ होगा, है ना। तो प्रकाश किरण, है ना, अब A से भेजा गया था उसको B पर, यहाँ दर्पण पे टकरा के परावर्तित हुई, फिर यहाँ टकरा के परावर्तित हुई, D पर पहुंची है। ओके,
अब हम कहते हैं कि हमने स्रोत को डी पर रख दिया, हमने स्रोत को कहां पर रख दिया, डी पर। ओके, तो फिर प्रकाश किरण कहां कैसे जाएगी, तो प्रकाश किरण ठीक बिल्कुल वैसे ही क्या हो जाएगी, वापस लौटकर कहां पहुंच जाएगी, ए पर। ठीक है, उसी मार्ग पर विपरीत दिशा में वो लौट जाएगी। तो चाहे प्रकाश किरण का अपवर्तन हो या परावर्तन हो, कई बार हो, एक बार हो, कई बार हो, अगर हम उसका मार्ग उलट देते हैं तो ठीक उसी मार्ग का, जिस मार्ग से वो आई थी उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस लौट जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होगा जैसे एग्जांपल के लिए कि हमने बिंदु ए से प्रकाश किरण ए से बी पर भेजी, है ना, और बी से वो प्रकाश किरण सी पर आई। ओके, सी पर पहुंची। अब यहां से हमने बल्ब को यहाँ, इस स्रोत को यहाँ रख दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे चली जाएगी। प्रकाश किरण जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग पे जाएगी, ये वाला मार्ग उसका नहीं होगा, है ना, इसी मार्ग से वो वापस जाएगी। ठीक है, तो ये क्या समझ में आया हमको इस एग्जांपल से कि प्रकाश किरण का जो मार्ग है वो उत्क्रमणीय होता है, मतलब अगर उसको उलट दिया जाए तो वो ठीक विपरीत दिशा में उसी मार्ग को अनुसरण करते हुए वापस लौट जाएगी। ओके, तो ये हमारा प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है ना, ये शॉर्ट में बोलते हैं, उसका प्रकाश का किरण का मार्ग उत्क्रमणीय होता है ना। अब बात ये आएगी जो कि माध्यम जब बदलेंगे तो अपवर्तनांक की गणना हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया, ठीक है, प्रकाश किरण ये माध्यम 1 से चलकर आपतित हुई है ना, फिर इधर ओके दूसरे माध्यम में क्या हो गई है, ये माध्यम 2। ठीक है, अब यहाँ आपको इनका नाम दे दिया, आई ये हो गया आर, इस तरह से इनका नाम दे दिया ए बी सी, ये हमारा अभिनव है ना, एन एन डैश। ठीक है, तो अब हमने कहा कि प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में आएगी, तो 2 का कोई ना कोई अपवर्तनांक होगा। अब 2 से 1 में जाएगी तो फिर इसका अपवर्तनांक क्या होगा, है ना, उसकी गणना हम कैसे करेंगे, तो उसी को अब हम यहाँ पर थोड़ा सा गणितीय रूप से समझ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना है, यहाँ क्या मान लिया हमने, माना, ठीक है, कोई प्रकाश किरण, है ना, क्या माना हमने, प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में, ठीक है, माध्यम 1 से चलकर माध्यम 2 में अपवर्तित होती है। ठीक, तब अब हम अपवर्तनांक बताएंगे, 2 में आई है पहले, है ना, तब इसका अपवर्तनांक बताया जाएगा माध्यम 2 का, ठीक है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक, कितना हो जाएगा, 1 म्यू 2, 1 म्यू 2, है ना। तो अपवर्तनांक का समीकरण हमने पढ़ा है ना, स्नेल के नियम से भी निकाल सकते हैं या फिर चाल के अनुपात से। तो मान लिया कि इस वाले माध्यम में चाल v1 है, इस माध्यम में चाल v2 है। ओके, तो फिर यहाँ क्या हो गया, पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल, इसको दे दिया समीकरण 1। ठीक है, अब है ना हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश किरण का मार्ग उलट देने पर, ठीक है, उलट देने पर, अर्थात प्रकाश किरण माध्यम 2 से कहा जा रही है अब माध्यम 1 में, है ना। ठीक है, चलो अंडरस्टूड इतना। तो तब क्या समझोगे, मार्ग उलट देने पर प्रकाश किरण माध्यम 2 से कहा जा रही है माध्यम 1 में जा रही है, तब ठीक है, इसका अपवर्तनांक निकाला जाएगा माध्यम, है ना। चलो मैं यहाँ लिख भी देते तो, अर्थात
उसका ये उलटने का मतलब प्रकाश किरण के माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाने पर, ओके, उसका मार्ग उलट देने का मतलब ये होगा। ठीक है, तब अब हम क्या निकालेंगे, माध्यम 1 में गई है तो माध्यम, ठीक है, क्या निकालेंगे, 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक है ना। इस बार हम माध्यम 1 का अपवर्तनांक बताएंगे, 1 में गई तो, ठीक। तो ये हो जाएगा 2μ1, ओके, 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। तो ये पहले माध्यम में 4, पहला माध्यम अब हमारा कौन सा हो गया, जो दूसरा था, तो ये V2, और दूसरा माध्यम कौन हो गया, जो पहला था, है ना। ये हो गया हमारी इक्वेशन 2, ओके। हम यहाँ समीकरण 1 व 2 का क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर 1μ2, मतलब दोनों में हमको संबंध निकालना है, तो दोनों का हम गुणा कर दे रहे हैं आपस में, ठीक है। 1μ2 और 2μ1 का, ठीक है, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पे, तो इधर V1 V2 गुणित V2 V1, ये उनकी राइट हैंड साइड है ना, ये इधर कैंसिल हो जाएगा। तो 1μ2 गुणित 2μ1 कितना आया है, 1, ओके। तो ये उनके अपवर्तनांक में संबंध आया, या है ना, जो मुख्य हमारा रिलेशन याद रखने वाला है 1μ2, ठीक है। पक्षांतर कर देते इधर 1/2μ1, है ना, ये आया, ये हमारा मुख्य सूत्र जो याद रखें। मतलब क्या समझ में आया हमको कि अगर हम उनके माध्यम का क्या बदल दे, माध्यम बदल दे, ओके, या उसके मार्ग को उलट दे, तो मार्ग को उलट देने पर क्या हो जाएगा कि जो अपवर्तनांक है वो भी व्युत्क्रम हो जाएगा। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक था उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो वो दूसरे के सापेक्ष बन जाएगा, है ना। जैसे हम उसको उदाहरण से समझते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए वायु कांच के लिए, ओके, वायु कांच के लिए, मतलब वायु और कांच दो माध्यम है ना। तो यहाँ AμG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, ठीक है। तो हमने मान इसका निकाला है 3/2, ठीक है। तब अब अगर प्रकाश किरण मतलब पहले वायु से चलकर कहाँ गई, कांच में, है ना, वायु से कांच में गई, तो हमने कांच का बताया ऐसे। अब कांच से वायु में आ रही है तो यहाँ Gμa कितना हो जाएगा, Gμa इसका व्युत्क्रम, ओके, व्युत्क्रम। तो क्या हो गया यहाँ पे 2/3, ठीक है। फिर इसी प्रकार, ठीक है, जल, है ना, वायु जल के लिए, ओके, वायु जल के लिए अगर दोनों माध्यम हमारे वायु जल तो ये AμW कितना होता है 4/3, है ना, जल वायु के सापेक्ष जल का। तब यहाँ WμA कितना आ जाएगा 3/4। ये एक और उदाहरण ले लें, ठीक है, ये जल और कांच के लिए, है ना, जल और कांच के लिए ले लें। तो फिर यहाँ WμG, है ना, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 9/8। तब ठीक है, GμW कितना आ जाएगा 8/9, है ना। ये मतलब सिर्फ सिंपल सी जो इतना जो हमने पूरा पढ़ा उससे हमारा दो बातें ध्यान रखने वाली है। निष्कर्ष जो दो निकले कि प्रकाश का अगर हम उसके चलने का, है ना,
क्या कर दे, मार्ग उलट दे, दिशा उलट दे, तो वो उसी है ना मार्ग को अनुसरण करते हुए विपरीत दिशा में लौट जाएगी जिस मार्ग से वो आई थी, है ना। दूसरी बात कि अपवर्तनांक कैसे निकाले जाएंगे, तो अपवर्तनांक क्या कर देंगे हम, व्युत्क्रम कर देंगे। मतलब पहले माध्यम से सेकंड में आने पर जो मान होगा सेकंड से पहले में जाने पर उसका व्युत्क्रम कर दिया जाएगा। ओके, तो ये दो निष्कर्ष हम याद रखें, ठीक। ओके, तो ये रहा आपका हमारा प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत और उससे निकलने वाले निष्कर्ष, ठीक है। चलिए ओके, अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि यदि प्रकाश का अपवर्तन है ना निरंतर एक से ज्यादा माध्यमों से होता है तो अपवर्तनांक की गणना हम कैसे करेंगे, है ना। अर्थात हम देख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन निरंतर समांतर माध्यमों से। ओके ओके, तो यहाँ पर देखना जो हमने क्या मान लिया कि पहला माध्यम वायु, जल, कांच और वायु, ठीक है। मतलब प्रकाश किरण वायु से चलते हुए जल में, फिर कांच में, फिर अपवर्तित होकर वापस वायु में आ जाती है ना। तो फिर यहाँ माध्यमों के अपवर्तनांकों में क्या क्या संबंध होगा, इनकी गणना हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम व्यंजक देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ए बी, ठीक है, ये हमारी वायु से कोई प्रकाश किरण चल रही है ना, और आपतित हो रही है कहाँ पर, जल के पृष्ठ पर, ठीक है। तो यहाँ आपतन कोण हमने मान लिया और ठीक है ये अपवर्तित होगी, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इस तरह से ये अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलिए थोड़ा सा और झुका बता देते हैं, ये हम अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। तो यहाँ आपतन कोण और ये वाला मान लिया हमने आपतन कोण आई, ठीक है। फिर इधर ये यहाँ जो आपतन कोण बनेगा इसको मान लिया हमने कितना, R1, ओके, R1, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर ये कोण आपतन कोण R1 है तो फिर दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण यहाँ पर R1 है, तो वही दूसरे के लिए दूसरे पृष्ठ पर कौन सा कोण बन जाएगा, आपतन कोण, है ना। अल्टरनेटिंग एंगल है जो, ठीक है, एकांतरता कोण है। तो यहाँ पर जो R1 है वो यहाँ पर इस अगले पृष्ठ के लिए आपतन कोण बन जाएगा। फिर प्रकाश किरण पुनः कांच में गई और सघन माध्यम में, तो फिर और अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है ना, इस तरह से। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या मान लिया, इस बार अपवर्तन कोण कितना है, R2 है ना, यहाँ समझ जाने दो, ये R2, ओके, ये R2। फिर यहाँ पर ओके, फिर से प्रकाश किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा, कांच से वो वायु में जाएगी, तो इस पृष्ठ के लिए ये आपतन कोण क्या हो जाएगा, फिर से R2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्रकाश किरण पुनः वापस आ जाएगी अपने कहाँ, प्रारंभिक माध्यम में, वायु में, ओके। तो यहाँ क्या निष्कर्ष निकला हमारे पास, यदि प्रकाश किरण का अपवर्तन निरंतर समांतर माध्यमों से होता है ना। कोण का नाम भी दे दे पहले हम, ये यहाँ R2 आपतन कोण, इधर इसका नाम दे दिया हमने ये E, ओके। तो ये वाली जो किरण बाहर निकली है, इस किरण को हम क्या कहते हैं, है ना, ये हमारी हो गई निर्गत किरण, बाहर निकलने वाली, ओके। अपवर्तन के पश्चात ये हमारी आपतित किरण, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। फिर ये वाला जो कोण है हमारा E से दर्शाया हमने ना, ये कोण हमारा कौन सा कोण है, निर्गत कोण, ओके। तो यहाँ एक विशेषता ध्यान रखें जो कि प्रकाश किरण को अगर हम देखें जो निर्गत हुई है तो वो बिल्कुल समांतर होगी किसके, आपकी किरण के, है ना। मतलब क्या समझ में हमको, यदि प्रकाश किरण का अपवर्तन निरंतर क्रमशः, है ना, निरंतर होता है अलग अलग माध्यमों से, तो जो आपतित किरण है और जो निर्गत किरण है वो परस्पर कैसे हो जाएगी, समांतर होगी। मतलब आपतित किरण अपने दिशा से नहीं बदलेगी, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दिशा में परिवर्तन नहीं आएगा चलने की, बस अपनी दिशा से वो थोड़ी सी पार्श्विक विस्थापन उसमें आ जाएगा, है ना। मतलब यहाँ ऐसे मार्ग से जाते हुए ना जाते हुए
वो अब इस जाएगी, लेकिन चलने की दिशा वही रहेगी, दोनों किरणें क्या रहेगी, समांतर। उसको ऐसे समझे, जैसे हमने कहा कि ये इधर एक्स अक्ष है ना, धन एक्स अक्ष, ओके। और अब हमने कहा कि एक प्रकाश किरण इधर चल रही है ना, ये प्रकाश किरण। तो अब हम पूछते हैं कि इसकी चलने की दिशा किधर है, तो हम क्या कहेंगे, धन एक्स अक्ष की ओर, ओके। इधर चल रही है प्रकाश किरण, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। अब अगर यही किरण यहां से जाए, ओके, मतलब ऐसे थोड़ा सा विस्थापित होकर जाए, ये विस्थापन हो गया उसमें, ठीक है, लेकिन चलने की दिशा तो क्या रहेगी, पॉजिटिव एक्स अक्ष की ओर ही रहेगी। मतलब उसके चलने की दिशा में कोई चेंज नहीं आएगा, अपवर्तन नहीं होगा, तो हमेशा कैसे हो जाएगी, वापस समांतर हो जाएगी, ओके। और इस स्थिति में है ना, जो निर्गत कोण है, ठीक है, और ये निर्गत कोण और आपतन कोण, ये दोनों कोण बिल्कुल कैसे होंगे, समान होंगे। ये इसकी विशेषता है जो, ठीक है। तो क्या ध्यान दिया हमने यहाँ पर, क्या नोट किया कि यदि प्रकाश किरण का अपवर्तन निरंतर अलग अलग माध्यमों से होता है, तो निर्गत किरण तथा आपतित किरण परस्पर क्या होती है, समांतर होती, और आपतन कोण और निर्गत कोण परस्पर बराबर होते हैं, ओके। ये विशेषता ध्यान में है ना। अब यहाँ पर, ओके, इनको हम नाम दे देते हैं। पहले यहाँ बिंदु बी पर इसे सी और ये बिंदु डी। क्या मान लिया हमने कि माना कोई प्रकाश किरण ए बी वायु से चलकर निरंतर जल, कांच और वायु पर बिंदु बी, सी और डी पर अपवर्तित होकर पुनः वायु में निर्गत हो जाती है, ओके। अब यहाँ हमें देखना है कि इन माध्यमों के अपवर्तनांक में क्या क्या संबंध होगा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम उन्हें वायु के जल के सापेक्ष अपवर्तनांक मालूम है, जल के सापेक्ष कांच का मालूम है ना। मतलब कोई भी अपवर्तनांक हमें निकालना हो या इनमें क्या अपवर्तनांक में क्या संबंध होगा, इसकी अब हम गणना करेंगे। गणितीय रूप से हम इसके लिए सूत्र निकालेंगे, ओके। तो ठीक, पहले हम अपवर्तनांक निकालेंगे तीनों माध्यमों का, है ना। हम करेंगे क्या, यार समझना, यहाँ पर हमको इस डेरिवेशन में करना क्या है, तो हमको वास्तव में इन माध्यमों के अपवर्तनांक में संबंध निकालना है, ओके। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि जल के सापेक्ष सबसे पहले प्रकाश किरण वायु से गई कहाँ, जल में, तो पहले हम जल का अपवर्तनांक निकालेंगे वायु के सापेक्ष। फिर जल से कहाँ गई, कांच में, तो कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे जल के सापेक्ष। फिर कांच से कहाँ गई, वायु, तो वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे कांच के सापेक्ष, है ना। वो सूत्र से, उनके वेग का अनुपात वाले सूत्र से, चाल के अनुपात वाले सूत्र से, ठीक है। फिर इन तीनों का गुणा कर देंगे, तो हमारे पास उनके अपवर्तनांक में संबंध आ जाएगा, ठीक है। ये हमको गणितीय रूप से करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए तब क्या होगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, है ना। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना मान लिया हमने यहाँ, सूत्र कैसे लिखा जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू, ओके, ए म्यू डब्ल्यू। और चाल वाले सूत्र से वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, इसको दे दिया समीकरण ए, है ना। फिर पुनः यहाँ पर जल के सापेक्ष, ओके। अब जल से गई है कहाँ, कांच में, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ओके, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। कितना, W म्यू जी, ओके, W म्यू जी कितना आ जाएगा, ये V W बटे V जी, है ना। फिर दूसरा समीकरण अगला है किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु का, है ना। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, जी म्यू डब्ल्यू, जी म्यू ए, कांच के सापेक्ष वायु का, और ये होगा वी ए बटे ओ, वी जी ना, वी जी बटे
ये होगा हमारा समीकरण 3। ओके, अब इन तीनों समीकरणों का गुणा कर देंगे और हमारे पास रिलेशन निकल जाएगा, है ना। तो समीकरण 1, 2 व 3 का गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा उनके ये वाले पद ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी, जी म्यू ए, है ना, ए म्यू डब्ल्यू गुणित ये, ठीक, ये होगी LHS। फिर इधर है ना उनकी ये VA डिवाइडेड बाय VW, VW डिवाइडेड बाय VG, है ना, और VG डिवाइडेड बाय VA। ओके, फिर ये कैंसिल हो जाएगी तो सब, VA से VA, VW से VW, VG से VG, ठीक है। यहाँ क्या बचा, A म्यू W गुणित G W म्यू G गुणित G म्यू A, है ना, A म्यू W, W म्यू G, G म्यू A, है ना। और इधर बचा A, तो ये आया हमारे पास उनमें सभी रिलेशन, मतलब सभी माध्यम जो होंगे उनके माध्यमों के अपूर्णांक का गुणनफल सदैव एक आएगा, है ना। मतलब कितने भी माध्यमों से अपवर्तन हो जाए और प्रकाश किरण प्रारंभिक माध्यम में वापस लौट आएगी, तो फिर कितने भी माध्यम हो सबका अपवर्तनांक का गुणनफल कितना ही मिलेगा, हमेशा एक मिलेगा, है ना। अब यहाँ से इसका हम, ठीक है, और इस संबंध को हम आगे बढ़ाते हैं और रिलेशन को। तो यहाँ देखना, ठीक है, हमारे पास ये ए म्यू डब्ल्यू, है ना, ए म्यू डब्ल्यू, तो जल का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, ठीक है। ये जल के सापेक्ष कांच का, मतलब ये विरल के सापेक्ष सघन का, ये भी विरल के सापेक्ष किसका, सघन का, क्योंकि कांच विरल होता है और जल विरल होता है कांच के सापेक्ष, तो ये भी विरल के सापेक्ष सघन का, विरल के सापेक्ष सघन का, है ना। अब ये किसका हो गया, सघन के सापेक्ष विरल का। तो हम ये पद थोड़ा हमको अलग दिख रहा है ना, तो हम इसको क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो A म्यू W गुणित W म्यू G, इधर 1 में कितना आ जाएगा, A G म्यू A, है ना। हमने किसका पक्षांतर किया, कैसे याद रखेंगे, किसका पक्षांतर करना है, क्योंकि सब एक जैसी दिख रहे थे हमको यहाँ पे, तो कैसे, ये सघन का अपवर्तनांक, ये भी सघन का, और ये किसका था, विरल का, तो ये विरल वाले का कर दिया हमने, है ना। अब यहाँ से 1/G म्यू A, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1G म्यू A को, इसको हम लिख सकते हैं A म्यू G, लिख सकते हैं कहाँ से, अभी हमने पढ़ा बच्चों, है ना, ये उत्क्रमणिका के सिद्धांत से, ठीक है। मतलब उनके क्या हो जाएंगे, अपवर्तनांक क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रम हो जाएंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये किसके सिद्धांत से, उत्क्रमणिका के सिद्धांत से, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब A म्यू W गुणित W म्यू G, ठीक है, इधर क्या आ गया, A म्यू G, ठीक। अब यहाँ से ये भी एक संबंध आ गया हमारे पास, है ना। या फिर इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं, पक्षांतर कर देते हैं, है ना। ये A वाले का, ए वालों का एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं, वायु के सापेक्ष वालों का, है ना। तो W म्यू G बचा, यहाँ इधर आ गया A म्यू G, इधर आ गया
ए म्यू डब्ल्यू, है ना, ये आया। ओके, ये आया हमारे पास दोनों में संबंध। ठीक, ओके। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे, है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे याद रखें, है ना, ये हमारे पास सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालने का एक और समीकरण है। ठीक है, सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालने का एक और समीकरण मिल गया हमको। जैसे हमने पहले सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालने का क्या समीकरण देखा था, सापेक्षिक अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, जैसे W म्यू जी निकालना है हमको, है ना, W म्यू जी निकालना है, तो हम पहले माध्यम में चाल मतलब VW और दूसरे माध्यम में चाल मतलब कि VG, इससे भाग दे देंगे। तो ये हमारा किसका समीकरण हुआ, सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालने का। लेकिन अब हमारे पास सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालने का एक और समीकरण आया, मतलब ठीक है, दो माध्यमों का सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालने का एक और समीकरण क्या है, अब इसे समझे। तो ये है ना, किसका अपवर्तनांक है, कांच का, इसके सापेक्ष जल का, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। तो इधर हमने कांच के अपवर्तनांक में भाग दे दिया, किससे, जल के अपवर्तनांक में, मतलब ये ए म्यू जी है ना, ए म्यू जी है, ए म्यू जी तो किसके सापेक्ष हुआ ये, कांच का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, वायु के। तो वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होते हैं उन्हें हम कौन से अपवर्तनांक बोलते हैं, निरपेक्ष। ओके, तो ये कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक हुआ, है ना, वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक निकाले जाते हैं वो कौन से होते हैं, निरपेक्ष। तो ये कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक और ये जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, मतलब क्या निकालना है, जैसे हमको यहाँ पर कांच का, है ना, किसके सापेक्ष अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है ना, किसका निकालना है, कांच का। तो हम यहाँ कांच का क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसमें भाग दे देंगे जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक से। ओके, मतलब हमारे पास, ठीक है, एक तरीका ये आया हम लोग। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, ठीक है, इसका उपयोग समझते हैं। इसको हम ऐसे ना याद रखें, क्योंकि माध्यम तो कोई भी हो सकते हैं, कांच, जल, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं ना, ऑयल हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये तो हमने जल और वायु ये सब लेकर चले थे, तो ये संबंध आया हमारे पास। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म जो है ना, इसका सामान्य रूप याद रखें, है ना, ये हमारा समीकरण मेन ये है जो, ठीक है, इसका डेरिवेशन यहाँ तक हो गया। अब इसका सामान्य रूप क्या है, 1 म्यू, मतलब पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। अब पहला दूसरा कोई भी हो, ये हर केस में लग जाएगा। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो हम यहाँ दूसरे के, ठीक है, दूसरे के निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहले के निरपेक्ष अपवर्तनांक से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, है ना, दूसरे के निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहले वाले के निरपेक्ष से भाग दे देंगे। कैसे निकाला जाएगा, पहले के सापेक्ष किसका निकालना है, दूसरे का, तो दूसरे के निरपेक्ष अपवर्तनांक में भाग दिया जाएगा पहले से। ओके, तो ये, और इसको हम चाल के आधार पे भी निकाल सकते हैं। चाल के आधार पे हम कैसे निकाल सकते हैं, V1 V2, है ना, ये हमारे पास क्या था, ठीक है, ये पहले हमने पढ़ा था, चाल के आधार पे, परिभाषा के आधार पे चाल के अनुपात से निकालना। अब हमने आज दूसरा तरीका देखा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक भी हम भाग दे दें, मतलब दो माध्यमों का सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालने के लिए हम दो तरीके उपयोग कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि दो माध्यमों का सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालने के लिए हम पहले माध्यम की चाल में भाग दे दे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से, है ना, तो ये चाल के अनुपात से निकाल सकते हैं, है ना, ये हमने कल पढ़ा, पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, है ना, परिभाषा से। आज हमने क्या सीखा कि हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है दो माध्यमों का, तो सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालना है दो माध्यमों, तो हम
पहले दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपूर्णांक में पहले के निरपेक्ष से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, उनका सापेक्षिक अपूर्णांक निकल कर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे, ठीक है। मतलब जो दूसरा वाला है जिसका अपवर्त, इसको कैसे याद रखें, ये हमारे लिए उपयोगी सूत्र है बेटो, हम इसे आगे उपयोग करते हैं आगे डेरिवेशंस में। तो इसे याद कैसे रखें, दूसरे का बताया जा रहा है अपूर्णांक पहले के सापेक्ष, तो दूसरे के अपूर्णांक में भाग दे दो पहले से, है ना। इधर क्या है 1 2, तो इधर 2 डिवाइडेड बाय 1 ऐसा, है ना ये, ओके। और इधर हम बोलते, इधर ऐसा लिखते 2 म्यू 1, तो इधर क्या आ जाता म्यू 1 म्यू, ओके ये, है ना। तो ये हुआ हमारे पास। और हमने स्नेल का नियम जो ऐसे लिखा था साइन आई साइन आर, तो हम इसको 1 म्यू 2 लिख रहे थे उस समय, है ना। तो 1 म्यू 2, ओके। हमने इसको v1 v2 भी लिखा था या म्यू 2 बटे म्यू 1 लिखा था। तो ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। जब हमने स्नेल का नियम पढ़ा था उसमें हमने लिखा था कि स्नेल के नियम को हम इसी सूत्र में लिख सकते हैं। तो कहाँ से लिख सकते हैं, ये सारे समीकरण यहाँ सिद्ध होते हैं ना। चले ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं एक, ठीक है। उदाहरण के लिए एक यदि ए म्यू जी, मतलब जल के वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, मतलब कांच का ये कौन सा अपूर्णांक हुआ, निरपेक्ष। क्या मान होता है इसका 3/2, ओके। तथा है ना ए म्यू डब्ल्यू, ये वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष जल का मतलब क्या, कौन सा अपूर्णांक हुआ, ये जल का निरपेक्ष, इसका मान होता है 4/3, ओके। तो अब हमारे पास वायु के सापेक्ष जल का है अपूर्णांक है, वायु के सापेक्ष कांच का है। अब हमको कांच के सापेक्ष वायु का निकालना है ना। तो अब हम यहाँ क्या कर दें, तब ये जो समीकरण है हमारे पास W म्यू G, इस समीकरण से A म्यू G A म्यू W, है ना। ये वाला सूत्र से क्या कर देंगे यहाँ 3/2। अब ये भाग में है A म्यू W, तो उसको गुणा में लिख रहे हैं, तो गुणा में कितना हो जाएगा 3/4, है ना। A म्यू G A म्यू W, ये 3/4 ऐसा हो जाएगा ना। तो फिर यहाँ पर W म्यू G कितना है 9/8, है ना। ये जो हम निकाला था हमने ऊपर, तो उधर लिखा था इसका उपयोग कि जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 9/8 कहाँ से आया, वो इसी से आता है, ओके। तो ये था हमारे पास, ठीक, प्रकाश का विभिन्न माध्यमों से, समांतर माध्यमों से अपवर्तन, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या समझ में आया हमको, इससे क्या निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष हमारे इम्पोर्टेंट है बेटा, कि जैसे अगर प्रकाश किरण का अपवर्तन निरंतर अलग अलग माध्यमों से होता है और वो अपने प्रारंभिक माध्यम में वापस लौट जाती है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होंगे, आपतन कोण और निर्गत कोण परस्पर कैसे होंगे, बराबर होंगे, है ना। और फिर इनके अपूर्णांक में संबंध ऐसे निकाला जाएगा, है ना। निरपेक्ष अपूर्णांक और सापेक्षिक अपूर्णांक निकालना हो किन्हीं भी दो माध्यमों का, किन्हीं भी दो माध्यमों के बीच में हमें क्या निकालना हो, सापेक्षिक अपूर्णांक निकालना हो, तो हम क्या कर देंगे, उनके निरपेक्ष अपूर्णांक का गुणा भाग दे देंगे एक दूसरे को। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, सापेक्षिक अपूर्णांक। मतलब हमने सापेक्षिक अपूर्णांक निकालने का आज एक और समीकरण निकाला, है ना। और ये महत्वपूर्ण भी है, तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है 3 नंबर में, है ना, इस तरह से, ओके। दोनों जो प्रश्न हमने पढ़े, उत्क्रमण सिद्धांत और ये वाला, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या है, ये वाला जो समीकरण है हमारा, ये प्रैक्टिकली जो हमारा समय बचाता है ना। समय कैसे बचाता है, अर्थ जैसे हमने क्या किया, हमारे पास बहुत सारे माध्यम है, जैसे हमारे पास जल है, कांच है ना। तो हमने जल का अपूर्णांक निकाल लिया कांच के सापेक्ष, कांच का जल का अपूर्णांक निकाल लिया वायु के सापेक्ष, कांच का अपूर्णांक निकाल लिया वायु के सापेक्ष, मतलब हमने सबके निरपेक्ष अपूर्णांक निकाल के रख लिए। अब हमें उन कोई भी माध्यमों के सापेक्षिक निकालना है, तो फिर सापेक्षिक निकालने के लिए हम क्या करें, क्या फिर से प्रैक्टिकली करेंगे, मतलब चालों को माप कर, पहले माध्यम में चाल, दूसरे माध्यम में चाल मापेंगे, फिर उनका भाग देंगे, ऐसा नहीं। तो हमारे पास
बहुत सारे माध्यमों के क्या आ गए, निरपेक्ष अपवर्तनांक आ गए। तो फिर सापेक्षिक निकालने के लिए क्या करोगे, क्या करते हैं, ये वाला निष्कर्ष है हमारे पास कि हम सापेक्षिक निकालने के लिए उनके अपवर्तनांकों का, निरपेक्ष अपवर्तनांकों का भाग दे दिया करेंगे। तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, सापेक्षिक अपवर्तनांक। ओके, तो ये रहा हमारे पास, ठीक, अपवर्तनांक और उसमें संबंध विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन अगर होता है तो। ओके,